पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम के एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया और गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखा था। गॉस लॉ इज अ लॉ विच कैन बी डिराइव्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। अभी हम करेंगे डेरिवेशन। एंड द गॉस लॉ टेल्स यू दैट flux of electric field calculated over a closed surface is important, closed. Flux of electric field calculated over a closed surface is equal to q by epsilon 0, where q is the total charge enclosed inside that surface. तो गॉस लॉ में हमने लिखा कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया वेक्टर है, ई डॉट ds का समेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है दैट दिस इंटीग्रेशन हैज बीन परफॉर्म्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। दिस इज गिवन बाय q बाय एप्सिलॉन 0 वेयर q इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस। ये जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, ये आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इस गॉस लॉ को हम डिराइव करते हैं। आई विल डू इट इन फ्यू स्टेप्स। फर्स्ट what we will do is we will prove that Gauss law is true when there is a single point charge placed at the center of a spherical surface. Yes, first we will prove that Gauss law is true when there is a single point charge and it is kept at the center of a spherical surface. So, proof for a point charge and a spherical surface. मतलब हम अभी इन जनरल गॉस लॉ को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेशल केस में गॉस लॉ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और वो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और उसको एनक्लोज करता हुआ आपने एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किया है। Q इज अ पॉइंट चार्ज, उसको सेंटर लेकर एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करो। ये स्फीयर एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्फीयर है जो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम यूज करेंगे और इसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे कि इस गॉसियन सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चार्ज है। दिस पॉइंट चार्ज इज द ओनली सोर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस। इस चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज नहीं है जो यहाँ यहाँ या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हो। सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस गॉसियन सरफेस जो कि स्फीयर के शेप में है उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, हमें ये सोचना है। तो हम सभी ने पढ़ा है, हमें याद है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सब की सब रेडियल होती हैं। ये रेडियली आउटवर्ड, अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो दीज ब्लू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज क्यू। अब आप इमेजिन करो कि इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा पैच लेते हैं। ये ध्यान देना, ये सर्कल नहीं है, ये फुटबॉल जैसा कोई एक स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है। इस स्फीयर के ऊपर हमने एक बहुत ही छोटा सा पैच लिया। इस एरिया, इस छोटे से पैच को अगर हम एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ध्यान देना, हमने रूल बनाया था, कन्वेंशन सेट किया था कि हम क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ही लिया करेंगे। इस कर्व्ड फुटबॉल के सरफेस पे एक छोटा सा पैच लिया, इस कर्व्ड फुटबॉल के सरफेस पे एक छोटा सा पैच लिया। इस पैच का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब रेडियली इनवर्ड नहीं लेना है, रेडियली आउटवर्ड लेना है। या फिर से याद करा दूँ, एक फुटबॉल या एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल जो होता है वो हमेशा उसका रेडियस होता है। ये एक स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे एक छोटा सा पैच लिया, वहाँ अगर नॉर्मल डालने को बोलूँ तो दैट नॉर्मल इज नथिंग बट दिस रेडियस।
This radial line is normal to the small patch. So this area vector can be represented by vector which is pointing radially outward. उसका मैग्नीट्यूड ds है, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है. हम सभी जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. दैट मीन्स इस छोटे से एरिया के ऊपर अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही पैरेलल हैं. दोनों के बीच का जो एंगल है वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री. अगर हम इस फुटबॉल के सरफेस पे कोई दूसरा पैच ले लें, कहीं भी दूसरी जगह पे एक छोटा सा पैच लें, यहाँ भी सिचुएशन ऐसी ही है. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल है. एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ऐसा है. और एरिया वेक्टर स्फीयर के सरफेस पे नॉर्मल हमेशा उसका रेडियस होता है. एरिया वेक्टर फिर से ऐसा है. दैट मीन्स ई और ds के बीच का एंगल फिर से 0 डिग्री है. इस फुटबॉल के सरफेस पे छोटे छोटे कई सारे पैच आप इमेजिन करो. हर पैच के ऊपर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करो. वी फाइंड दैट E and ds are parallel. That means angle between these two vectors is 0. Secondly, if radius of this sphere is r, then what will be magnitude of E? बताइए. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. Consider a spherical surface of radius r surrounding a point charge q. The charge is at the center of the sphere. ठीक. इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर यहाँ इस फुटबॉल के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड. Strength at all points on the surface of the sphere. Is obviously 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है, उसको सेंटर पे रख के एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करो. अब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे सरफेस के ऊपर स्फीयर के सरफेस पे दैट मीन्स पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आंसर है k q by r स्क्वायर. एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q by r स्क्वायर. 1 by 4 pi epsilon 0 q by r स्क्वायर. अब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड through a small area ds on the surface of the sphere एक बिल्कुल छोटे से एरिया ds के थ्रू, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया रेड कलर का एरिया, इस छोटे से एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या? आंसर है E डॉट ds. That is equal to E into ds into cos 0 डिग्री. राइट. एक छोटे से पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है E डॉट ds, E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है. अब ऐसे जितने लाल लाल पैच बनेंगे पूरे फुटबॉल पे, हर जगह हमें E डॉट ds निकालना है, d फाई निकालना है, छोटे छोटे फ्लक्स निकालने और सबको ऐड कर देना है. एडिशन करने से हमने क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस पे फ्लक्स कैलकुलेट किया. तो मैं लिखता हूं फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस will be given by summation of all such small fluxes, which means integration of E dot ds. और जब हम इंटीग्रेशन को एक क्लोज सरफेस के ऊपर करते हैं तो एक ऐसा सर्कल लगा देते हैं. जस्ट रिमाइंडर है कि हमने ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के ऊपर किया है. तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ध्यान दीजिए, E ds cos
0 डिग्री का समेशन इंटीग्रेशन। अब मैं जब इस पैच से चलकर इस पैच तक या इस पैच तक या किसी और पैच तक जाता हूं तो क्या ये थीटा 0 डिग्री से बदल के 10 डिग्री होता है? नहीं, हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, दोनों हर जगह पैरेलल है, दोनों हर जगह रेडियल है। तो cos 0 डिग्री दैट मीन्स 1, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। A डॉट B को जब आपने A B cos थीटा लिखा, A and B stands for magnitude of the two vectors. So E here stands for magnitude of electric field. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलता है जब मैं इस पैच से इस पैच से इस पैच से इस पैच पे जाता हूँ? एक फुटबॉल के सरफेस पे यहाँ कहीं भी चला जाऊँ, 0.4 से 8 डिस्टेंस पे हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख सकते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए थीटा 0 डिग्री है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर है क्या? आंसर है ds, समेशन ds। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ इस फुटबॉल के सरफेस पे जो छोटे छोटे लाल पैच तुमने लिए हैं, ds1 ds2 ds3 ds4 ds5, सब के एरिया का सम, तो सभी पैचेस के एरिया का सम क्या होगा? आंसर है 4 pi r स्क्वायर। सो ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी इक्वल टू E इंटू 4 pi r स्क्वायर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें याद रखना चाहिए। एक स्फेरिकल सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम है, E है, 0.4 से 8 डिस्टेंस पे हर जगह फील्ड E है, सेम है, और हर जगह फील्ड रेडियल है, मतलब वहाँ पे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कैलकुलेट किया गया फ्लक्स सिंपली होता है E इंटू 4 pi r स्क्वायर। प्लीज़ इस सिचुएशन को फिर से मेरे साथ मन में दोहराइए और याद कीजिए, ये बार बार ऐसे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको याद रखेंगे। एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन रेडियल है। ऐसी सिचुएशन में स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स सिंपली E इंटू 4 pi r स्क्वायर होता है। अब हमारे अभी के केस में E की वैल्यू 1/4 pi एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर है। इस स्फेरिकल सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 pi एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर है। तो आप अल्टीमेटली ये देखते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये q by एप्सिलॉन 0 के बराबर है, राइट? तो फ्लक्स जो है वो q by एप्सिलॉन 0 के बराबर है। 4 pi r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमने एक तरह से इस स्पेशल केस में गॉस लॉ को प्रूव कर दिया। गॉस लॉ क्या है कि एक क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स किसके बराबर होता है? q by एप्सिलॉन 0 के। व्हाट इज मीनिंग ऑफ q? q स्टैंड्स फॉर चार्ज दैट इज enclosed inside this closed spherical surface. So in this particular case, the total charge that is inside this spherical surface is q. So flux through the spherical surface is q by epsilon 0. This is nothing but Gauss theorem or Gauss law. This is nothing but Gauss law. So for this particular case, for this special case, we have successfully proved Gauss law. What happens if the surface is not spherical? What happens if the surface is not spherical? Will this law hold? How do we prove that? Answer is very simple. देखिए, मैं इसी ड्राइंग को यूज कर लेता हूं, आप चाहे तो दूसरा डायग्राम बना ले। ये एक तरह से स्टेप 2 है। स्टेप 1 में हमने एक पॉइंट चार्ज जो स्फीयर के सेंटर पे रखा उसके लिए गॉस लॉ प्रूव कर दिया। अब फ्लक्स होता क्या है, रिकॉल करो। किसी भी एरिया के थ्रू फ्लक्स क्या होता है? इट इज बेसिकली काउंट ऑफ, फ्लक्स इज बेसिकली अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पियर्सिंग थ्रू, पेनिट्रेटिंग थ्रू अ गिवन एरिया। जो फ्लक्स नाम की क्वांटिटी है, इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। If the number of lines passing through a given area is doubled, flux, this mathematical quantity flux also doubles. तो फ्लक्स एक तरह से काउंट है कि कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया के थ्रू पास हो रही हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स
Q बाय एप्सिलॉन 0 आपने कैलकुलेट किया। अब अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस की बजाय ऐसा एक सरफेस ले लूँ, कोई भी ऐसा रैंडम शेप का सरफेस ले लूँ जिसके अंदर ये पॉइंट चार्ज Q है, तो आप खुद से सोच के बोलिए कि इस लाल वाले सरफेस S2 के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। ब्लैक सरफेस का नाम मैं S1 रख दे रहा हूँ। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो एरिया वेक्टर हर जगह डायरेक्शन अलग अलग, बड़ा मुश्किल होने जा रहा है इस लाल सरफेस पे फ्लक्स को कैलकुलेट करना। ऐसे कैलकुलेट करना तो बहुत ही मुश्किल। लेकिन हम थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो भाई जितनी लाइन इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस से पास हो रही है, ये सारी नीली फील्ड लाइंस जो इस स्फेरिकल सरफेस से पास हो रही हैं, वही सारी लाइंस भी इस लाल वाले सरफेस से भी पास हो रही हैं। तो अगर इस ब्लैक सरफेस S1 के थ्रू फ्लक्स है फाई, तो इस लाल सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स हुआ फाई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पियर्सिंग थ्रू बोथ दी सरफेसेस इज एग्जैक्टली सेम। फॉर दैट मैटर अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ब्लू सरफेस बना दूँ किसी भी शेप का, ऐसा, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स सेम फाई है। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इस पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, all of them will pierce through any surface, any closed surface inside which this charge lies। कोई भी क्लोज सरफेस बना दीजिए जिसके अंदर ये चार्ज है, लाल वाली, काली वाली या ब्लू वाली, S1, S2 या S3, सभी सरफेसेस से उतनी लाइंस पास हो रही हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट फ्लक्स थ्रू surfaces S1, S2 and S3 must be same as same number of field lines pierces through them। राइट? सो हमने प्रूव किया कि ये जो काला स्फेरिकल सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन 0। पर हम देख रहे हैं कि लाल सरफेस के थ्रू भी उतनी लाइंस पास हो रही है, मतलब फ्लक्स सेम है। इस ब्लू सरफेस के थ्रू भी उतनी लाइंस पास हो रही हैं। जितनी लाइन तुमने यहाँ से चलती हुई दिखाई है, सब के सब रेड सरफेस को भी क्रॉस कर रही है, ब्लैक को भी, ब्लू को भी। दैट्स वाई इन सभी सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स सेम है। दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू surface 3 or flux through surface 2 is same as flux through surface 1, which is nothing but Q by epsilon 0। काले सरफेस के थ्रू फ्लक्स Q by epsilon 0 है, हमने प्रूव किया है। तो इन सभी सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स Q by epsilon 0 है। तो हमने मोटा मोटी क्या प्रूव कर दिया? अगर आप ध्यान से देखें कि एक पॉइंट चार्ज है, उसको सराउंड करता हुआ कोई भी सरफेस, रैंडम शेप का सरफेस बना दीजिए। ये पॉइंट चार्ज उसके अंदर कहीं भी रखा हो सकता है। इस रैंडम शेप के सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन 0 ही होगी। ये रैंडम सरफेस के थ्रू उतनी लाइंस पास हो रही हैं जितना इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू। एंड देयरफॉर इन अ वे वी हैव प्रूव्ड गॉस लॉ फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज विच इज बीइंग एनक्लोज्ड बाय एनी टाइप ऑफ सरफेस। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और किसी भी शेप का सरफेस उसको एनक्लोज कर रहा है, उसके लिए गॉस लॉ ट्रू है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, we have proved Gauss law using Coulomb's law। कई बार स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, एस्टैब्लिश या प्रूव गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कंफ्यूज मत होइए, यही आपको करना है। यहाँ हमने कूलम्स लॉ यूज किया है। कूलम्स लॉ कहाँ यूज किया है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r from a point charge q is kq by r square। this is Coulomb's law। so we know the value of electric field at a distance r from a point charge by way of Coulomb's law, by way of applying Coulomb's law। So we have used Coulomb's law and we have proved Gauss law for a point charge, and the shape of the enclosure, shape of the surface could be anything. It can be spherical or any other odd shape। What happens if there is a charge placed outside a closed surface? Now let me come to step 3 of the proof, you can say। स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आने से आप अगर यहाँ तक लिख देते हैं तो इट इज़ डन, हो गया प्रूफ गॉस लॉ। यू हैव टू प्रूव गॉस लॉ फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। सो इफ यू मेंशन दीज 2 पॉइंट्स, दैट फॉर ए स्फेरिकल सरफेस
you have shown that phi is q by epsilon 0, and now you give this argument and say that for any other odd shape flux is q by epsilon 0. It's quite okay. मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को और आगे खींच रहा हूँ. स्टेप 3 मैं ये कह रहा हूँ कि what happens if there is a charge q placed outside a closed surface. A charge q kept outside a closed surface does not contribute to flux through the surface. इसको हम सॉलिड एंगल लेके मैथमेटिकली ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, पर इसेंशियली आप इस बात को इस सिंपल आर्गूमेंट से समझ सकते हैं. तो हम जस्ट क्वालिटेटिवली अपने आप को समझा रहे हैं कि यस, एक पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे रखा हो और ये एक क्लोज सरफेस है, ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, या जस्ट इमेजिन करोगे एक बलून है मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है. इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा. गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन 0 होता है, जहाँ q इसके अंदर बंद चार्ज है. इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस एनक्लोजर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होना चाहिए. इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्यों नहीं होगा, हम ऐसे ही क्वालिटेटिव आर्गूमेंट देके समझाते हैं खुद को. ये अगर एक पॉइंट चार्ज है, ये अगर एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो सभी रेडियल होंगी, ऐसे जैसा कि हम पहले भी कई बार बना चुके हैं. एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये फील्ड लाइंस है. आप और भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं, मैंने शायद 8 बनाई हैं ऐसे. ये बहुत सारी फील्ड लाइंस. यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, इसकी वजह से ये फील्ड लाइंस. प्लीज़ ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए. हमने पढ़ा था कि फ्लक्स का डेफिनेशन ऐसा बनाया गया है E.ds कि जब एक फील्ड लाइन एक क्लोज सरफेस को बाहर से अंदर की तरफ पियर्स करती हुई जाती है, जब एक क्लोज सरफेस में बाहर से अंदर की तरफ एक फील्ड लाइन एंट्री मारती है, तो यहाँ पर फ्लक्स E.ds निगेटिव होता है. एक बार फिर से याद करा दूँ, यहाँ अगर मैं इस सरफेस पे, इस बलून की सरफेस पे छोटा एरिया लेता हूँ, इसका एरिया वेक्टर हमें इसका एरिया वेक्टर हमें नॉर्मली आउटवर्ड लेना है. इस सरफेस पे नॉर्मल बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लेना है. एक एनक्लोज सरफेस पे एरिया वेक्टर हमेशा बाहर लेना है. और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए E.ds निगेटिव हो जाता है. तो जब भी एक फील्ड लाइन किसी सरफेस को पेनिट्रेट, क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई अंदर जाती है, तो यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव होता है. एट द सेम टाइम अगर ये फील्ड लाइन अंदर गई है तो कहीं ना कहीं जाकर बाहर भी निकलेगी, क्योंकि ये तो क्लोज सरफेस है. तो जब ये फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है. E.ds पॉजिटिव होता है. एक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस को बाहर से अंदर की तरफ पियर्स करती है, तो एक तरह से मोटा मोटी सोचो एक यूनिट निगेटिव फ्लक्स, और जब सेम फील्ड लाइन बाहर निकलती है एक यूनिट पॉजिटिव फ्लक्स. सो ऑब्वियसली कोई भी फील्ड लाइन एक बार इन हुई तो एक बार आउट तो होगी ही होगी, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है. सो नेट जो फ्लक्स है बिकॉज ऑफ ए चार्ज केप्ट आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0. एक क्लोज सरफेस के बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से एक क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स हमेशा 0 ही होता है. इसको हम और आगे इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग इट. अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एक पॉइंट चार्ज को एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रख के दिखाया कि इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन 0 होता है. फिर मैंने ये कहा कि इस स्फेरिकल सरफेस से जितनी लाइंस पास हो रही हैं उतनी ही लाइन ऐसे लाल और नीले सरफेस से भी पास होगी. तो जितना फ्लक्स इस ब्लैक सरफेस के थ्रू है उतना ही रेड और उतना ही ब्लू सरफेस के थ्रू है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है तो इसको सराउंड करता हुआ ऐसा कोई भी सरफेस बना दो, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन 0 होगा. अब अगर एक सरफेस ऐसा है और आपने बाहर में कोई चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं होगा.
ये दो बातें हमने प्रूव कर दी। अब फाइनली एक और स्टेप अगर हम कर दें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज कर लें, तो गॉस लॉ एकदम जनरल वे में प्रूव हो जाता है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करें, ऐसा सिचुएशन इमेजिन करें, सपोज ये Q1 एक चार्ज है, Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है। 3 चार्ज दिखा रहा हूं, कई सारे हो सकते हैं। और ये एक एनक्लोजर है, ठीक है, मान लिया। अब फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम? इस क्लोज सरफेस पे एक एरिया वेक्टर लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। E क्या है? E इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1, बिकॉज ऑफ Q2, बिकॉज ऑफ Q3। मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जो बनाया, इसने जो बनाया और इसने जो बनाया, उन सब का सुपरपोजिशन। तो जब हम इस नीले सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखेंगे, तो हम फ्लक्स बेसिकली लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे E डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। प्लीज ध्यान देना। अब E को हम क्या लिख सकते हैं? E है E1 प्लस E2 प्लस E3 ds। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जो बनाया, इसने जो बनाया, इसने जो बनाया, उन सबका वेक्टर सम है। E को हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3। तो बेटा ये 3 सेपरेट इंटीग्रेशन हो गए। और अब तुम थोड़ा ध्यान से सोच लो, इसका क्या मीनिंग है? अगर मैं Q2 और Q3 को मिटा दूं, डिलीट कर दूं, नहीं है ये चार्ज, ये भी नहीं है, सिर्फ Q1 चार्ज है। तो इस पूरे ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होता? Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, सिर्फ E1 होता, E1 डॉट ds का समेशन। अगर ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। हम ब्लू सरफेस पे फ्लक्स लिखते तो क्या लिखते? ये लिखते ना, सिर्फ Q1 चार्ज की वजह से हर जगह फील्ड E डॉट ds का समेशन। तो हमें तो पता है कि इसकी वैल्यू होने वाली है Q बाय एप्सिलॉन 0। हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर अकेला एक पॉइंट चार्ज हो, उसको सराउंड करता हुआ कोई भी सरफेस ले लें, तो फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन 0 होता है। अब फिर से ऐसा सोचो कि Q1 नहीं है, सिर्फ Q2 है। सिर्फ Q2 होता तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होती। E2 वो फील्ड है जो Q2 ने बनाया। तो E2 डॉट ds का समेशन मतलब सिर्फ Q2 के होने से फ्लक्स कितना होता? तो आंसर है Q2 बाई एप्सिलॉन 0। और जो तीसरा टर्म, ऐसा सोचो Q1 Q2 कोई नहीं है, दे आर नॉट देयर, सिर्फ Q3 है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बनता, उसका नाम है E3। तो बाहर रखे एक चार्ज की वजह से इस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? हम जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये टोटल फ्लक्स कितना हो गया? देखिए, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन 0। तो यही तो गॉस लॉ है। गॉस लॉ यही कहता है कि इस सिचुएशन में जो टोटल फ्लक्स होगा इस ब्लू सरफेस के थ्रू, वो एनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन 0। तो अगर आप इन सभी चारों पॉइंट्स को दिमाग में सोच लें एक के बाद एक, तो हमने गॉस लॉ को इन जनरल प्रूव कर दिया। पहला पॉइंट था, एक पॉइंट चार्ज लिया, क्विक रिकैप, एक पॉइंट चार्ज लिया, स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रूव किया कि फ्लक्स जो है वो Q बाय एप्सिलॉन 0 है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये सभी फील्ड लाइन तो स्फेरिकल सरफेस हो या किसी और शेप का ऐसा सरफेस हो, सभी से पास होंगे। तो ऐसे किसी सरफेस के लिए भी अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हो सिर्फ अकेला, उसकी वजह से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन 0 ही होगा। थर्ड स्टेप में हमने ये कहा क्वालिटेटिव आर्गूमेंट से कि अगर एक सरफेस ऐसा यहाँ रखा है, तो बाहर रखे पॉइंट चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स 0 होता है। अब लास्ट स्टेप में हम कह रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने को निकले हैं, E डॉट ds लिख रहे हैं, तो E स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट फील्ड बिकॉज ऑफ Q1, फील्ड बिकॉज ऑफ Q2, फील्ड बिकॉज ऑफ Q3, उनका वेक्टर सम। तो E इज E1 प्लस E2 प्लस E3। अब इसको अगर हम 3 ऐसे सेपरेट इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दें, तो पहला वाला जो टर्म है
वो ये बोल रहा है कि अगर Q2 और Q3 नहीं है, अगर अकेला ये चार्ज है मान लो, तो जो फील्ड बनेगी हर जगह उसको हम E1 कह रहे हैं। तो E1 डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, गॉस लॉ कहता है J इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन 0। सिमिलरली दूसरे टर्म का मीनिंग है Q2 बाय एप्सिलॉन 0, और थर्ड चार्ज बाहर में रखा है, इसलिए उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं। तो हमने इन जनरल गॉस लॉ को प्रूव कर दिया कि कोई भी शेप का सरफेस हो, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पे डिपेंड करता है, और फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन 0 होती है, वेयर Q स्टैंड्स फॉर टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। So Coulomb's law can be used to establish Gauss law. The reverse is also true. Coulomb's law can also be proved using Gauss law. इसका एक स्पेशल केस में एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा. We can show that Coulomb's law is true, assuming that Gauss law is given. तो Gauss law Coulomb's law से, Coulomb's law Gauss law से derive हो सकता है. Both are actually not independent laws. फिजिक्स के हिसाब से इन दो में से कोई एक इंडिपेंडेंट है, एक बेसिक लॉ है, दूसरे को हम पहले से प्रूफ कर सकते हैं. चलिए, वेरी गुड. गॉस लॉ is a tool which is always true but not always useful. Gauss law use of Gauss law in calculation of electric field. We can write that Gauss law is always true but not always useful. Gauss law is always true, but it is not always useful. It can be used in certain symmetrical situations to calculate electric field. Gauss law, you can say it has got limited usability. It cannot be used everywhere to calculate electric field, though it is always true, but it cannot be used everywhere to calculate electric field. It can be used for calculation of electric field only under some very symmetrical, very special symmetrical situations. I will give you a number of examples to support this statement. इसके बाद मैं जो भी एग्जाम्पल्स के जैसे एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्चुअली ऑल दीज आर डेरिवेशंस सजेस्टेड इन योर टेक्स्ट बुक. ये सभी डेरिवेशंस हैं, इन सब के रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं और ये आपके स्कूल एग्जाम में डिराइव करने को आते हैं. तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के नाम पे आई विल टेक अप मे बी 5 or 6 एग्जाम्पल्स एंड ऑल दोज आर डेरिवेशंस फॉर योर स्कूल एग्जाम. सो प्लीज़ बी केयरफुल. As far as I know, Gauss law can be utilized to calculate electric field under 3 kinds of symmetrical situations. One is when there is a spherical symmetry, second when there is cylindrical symmetry, and third when there is planar symmetry, symmetry on a plane. इन बातों का क्या मतलब है आप मेरे एग्जाम्पल से समझ पाएंगे. सबसे पहले स्फेरिकल सिमेट्री पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ. आप इस वर्ड को लेकर परेशान मत होइए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे. मैं यहाँ पे एक साथ 3 क्वेश्चंस को लेता हूँ और तीनों का सॉल्यूशन बिल्कुल एक जैसा है, उसको एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन 1, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a distance r from it. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है there is a uniformly charged spherical shell
having charge q and radius r. Find electric field at an outside point at a distance r from the center. And third question का स्टेटमेंट बिल्कुल यही है. There is a uniformly charged, in place of spherical shell you write uniformly charged spherical volume having charge q and radius r. Find electric field at an outside point at a distance r from the center. प्लीज कंफ्यूज मत होइए. पहला क्वेश्चन है एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. दूसरा क्वेश्चन है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल मतलब फुटबॉल जिसका सरफेस थिन है बिल्कुल. एक स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस पे एक स्फीयर जिसके सरफेस पे चार्ज है. हमारा शेल कोई ज़रूरी नहीं है कि फुटबॉल हो, वो प्लास्टिक का एक बॉल भी हो सकता है, बट चार्ज जो है उसके सरफेस पे है. दैट इज़ व्हाट वी विश टू से. चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज सिर्फ सरफेस पे, एक स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है. सो देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज q एंड रेडियस कैपिटल R. We have to find electric field at an outside point at a distance small r from the center. And the third question is, you can write it again, there is a uniformly charged spherical volume. There is a uniformly charged spherical volume having charge q and radius r. And again we have to find electric field at a distance r from the center. मैं यहाँ ड्राइंग बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे. देखिए एक पॉइंट चार्ज q है, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. आप तो आंसर पहले से जानते हैं कि q बाय r स्क्वायर. नहीं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कूलम्स लॉ नहीं आता है. हमें किसी पढ़ाने वाले ने सीधे गॉस लॉ पढ़ा दिया, कूलम्स लॉ के बारे में नहीं बताया. तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके स्कूल एग्जाम में पूछते हैं. एस्टैब्लिश कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ को डिराइव कीजिए. आपको कूलम्स लॉ नहीं पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं पता है, पर गॉस लॉ पता है, उसको यूज करके कूलम्स लॉ को डिराइव कीजिए. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ. इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक आ गया है कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ. आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी पढ़ सकते हो. एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. दूसरा क्वेश्चन ये है, ये एक स्फेरिकल शेल है. समझने में आसानी के लिए मान लो फुटबॉल है. इस फुटबॉल के सरफेस पे चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है. चार्ज इसके स्किन पे. टोटल चार्ज की क्वांटिटी q है. चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज बहुत घना है और यहाँ पे बहुत कम है. पूरे सरफेस पे एक समान, एक जैसा फैला हुआ है चार्ज. और हमें इस फुटबॉल के सेंटर से r डिस्टेंस पर बाहर के किसी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. इस फुटबॉल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. और जो तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है. उसमें ये कहा गया है कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम है जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है. एक आप ऐसा चीज इमेजिन करो कि एक तरह से चार्ज का सॉलिड स्फीयर है. एक वॉल्यूम है जिसका रेडियस r है और इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली भरा हुआ है. दैट मीन्स चार्ज की डेंसिटी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है उतनी यहाँ है. तो एक सॉलिड चार्ज का बना हुआ एक सॉलिड स्फीयर है, ऐसा सोचो. और इस स्फीयर के सेंटर से फिर से r डिस्टेंस पे आउटसाइड पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है. तो ये तीन क्वेश्चन है. एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे,
और एक चार्ज का एक कंप्लीट वॉल्यूम है आर रेडियस का, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, एक चार्ज का बना हुआ स्फीयर है ऐसा सोचो, उस चार्ज सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इन तीनों क्वेश्चन को हमें गॉस लॉ यूज करके सॉल्व करना है। हम ऐसे सोचेंगे, इन तीनों ही क्वेश्चंस में जो चीज कॉमन है वो है सिमेट्री। इन तीनों ही क्वेश्चंस में स्फेरिकल सिमेट्री है। क्या मीनिंग है इसका, अभी आप समझेंगे। इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर, इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर आर रेडियस का एक ऐसा स्फीयर इमेजिन करो। भाई थोड़ा अच्छे से बनाओ स्फीयर। इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर आप आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करो, ऐसा स्फीयर ड्रॉ करो। आपको इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने को कहा गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस ब्लू स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे लिखने को कहा गया है। इस ब्लू स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने को कहा गया है। ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, एक फुटबॉल जैसी चीज है जिसके स्किन पे सरफेस पे चार्ज है, और आपको सेंटर से आर डिस्टेंस पे किसी आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड लिखने को कहा गया। यहां भी फुटबॉल के सेंटर को सेंटर लेकर आर रेडियस का एक और इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करो, एक और इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करो फुटबॉल के सेंटर को सेंटर मानकर। इस केस में भी आर रेडियस का एक ब्लू स्फीयर ड्रॉ करो, इमेजिनरी स्फीयर अपनी तरफ से ऐसा। इन तीनों ही डायग्राम में ये जो ब्लू कलर से मैंने स्फीयर बनाया है ये हमारा गॉसियन सरफेस है। इसके ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तीनों ही डायग्राम में ब्लू स्फीयर एक इमेजिनरी स्फीयर जिसके ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ब्लू स्फीयर के सरफेस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, यहाँ E4 है। ये सुनने में ठीक लग रहा है? नहीं, ये एक पॉइंट चार्ज है और स्फीयर के सेंटर पे है। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहाँ 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 या यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। एक स्फीयर के सरफेस पर सिमेट्री है। अगर इस पॉइंट चार्ज को यहाँ रखकर और मैं कोई ऐसा सरफेस बना दूं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिफरेंट E2 होगा। ये इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट चार्ज Q के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट चार्ज Q को सेंटर पर रखकर एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ तो इस पॉइंट चार्ज Q के रेस्पेक्ट में इस स्फीयर का हर पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। दैट मीन्स इस चार्ज Q की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसी चार्ज की वजह से सरफेस पे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। इस चार्ज की वजह से सरफेस पे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। इस चार्ज की वजह से सरफेस पे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। एवरीवेयर एट एवरी लोकेशन ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। सेकेंड थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं ये पॉइंट चार्ज है, मैं सिमेट्री आर्गूमेंट मतलब कॉमन सेंस का आर्गूमेंट दे रहा हूं भाई, लेमैन की भाषा में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं कहूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है और फिर मैं कहूं कि इसी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये कौन सा लॉजिकल बात हुआ? इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या ये ठीक लग रहा है सोचने में? नहीं, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जैसा डायरेक्शन है उसी तरह का डायरेक्शन यहाँ भी होना चाहिए, उसी तरह का डायरेक्शन यहाँ भी होना चाहिए, उसी तरह का डायरेक्शन यहाँ भी होना चाहिए। इससे, इस सिंपल कॉमन सेंस वाले लॉजिक से हम कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, यहाँ भी रेडियल, यहाँ भी रेडियल, यहाँ भी रेडियल, यहाँ भी रेडियल। क्यों रेडियल? एक जैसा डायरेक्शन है, एकदम सिमेट्रिक। यहाँ मैंने कुछ फेवर कर दिया ऐसा नहीं,
जो इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ वही इस पॉइंट के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर मैं कहता कि नहीं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कुछ उटपटांग बोल रहा होता। जब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और इस पॉइंट पे भी रेडियली आउटवर्ड है तो मैं सभी पॉइंट्स को एक जैसा ही मान रहा हूँ। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन every point on this sphere is symmetrically located with respect to this point charge. Therefore we can claim that electric field has got same magnitude everywhere on the surface of the sphere, and the electric field must be radial everywhere on the surface of the sphere. That kind of symmetry exists in this case also. ये एक फुटबॉल पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड इज द की वर्ड। फुटबॉल पे यहाँ ज़्यादा चार्ज और यहाँ कम नहीं, हर जगह एक जैसा चार्ज बटा हुआ है। तो अब फिर से आप सोचिए, अगर मैं बोलूँ कि इस ब्लू सरफेस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और यहाँ ई डैश है तो आपको ठीक लगेगा? नहीं, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई होगा और यहाँ भी ई होगा और यहाँ भी ई होगा। इस फुटबॉल के ऊपर, इस ब्लू फुटबॉल के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड वाला होगा। भाई मुझे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है एज फार एज लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फुटबॉल इज कंसर्न। ये सभी पॉइंट सिमेट्रिकल लोकेशन में, तो इस पॉइंट पे E1 और इस पॉइंट पे E2 और इस पॉइंट पे E3 क्यों होगा? इस पॉइंट पे डायरेक्शन रेडियल और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल और इस पॉइंट पे कहीं बीच में क्यों होगा? सभी पॉइंट पर एक जैसा ही फील्ड होगा ना। तो इस फुटबॉल को अगर आँख के सामने रखें, इसको सेंटर मानकर कंसेंट्रिक एक और स्फीयर ड्रॉ करें, तो दिस स्फीयर हैज एवरी पॉइंट that is symmetrical with respect to this charge distribution. Same thing is true for this case also. अगर ये पूरा solid volume charged है, uniformly charged है, यहाँ ज़्यादा घना चार्ज, यहाँ कम घना, यहाँ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ बहुत घना चार्ज होता या यहाँ बहुत घना चार्ज होता, यहाँ बहुत घना और यहाँ कम, तब मैं नहीं बोल पाता कि यहाँ और यहाँ का फील्ड सेम है। कैसे बोलता? ये जगह घने चार्ज से पास है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड चार्ज है, चार्ज हर जगह एक जैसा बटा हुआ है, यहाँ भी चार्ज एक जैसा बटा हुआ है। तो इस फुटबॉल के वजह से भी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वही फील्ड इस ब्लू स्फीयर पे हर जगह बनेगा रेडियल डायरेक्शन में। तो तीनों ही क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर सिमेट्री है। सो वी कैन राइट फॉर ऑल थ्री क्वेश्चंस, वी आर सॉल्विंग थ्री क्वेश्चंस टुगेदर। तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बस ये ड्राइंग 1 2 3 अलग है, बाकी जो मैं लिखने जा रहा हूँ एक एक स्टेप सेम है तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। वी विल राइट दैट कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। ये जो हमने फिगर में गॉसियन सरफेस दिखाया, ऐसा एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कीजिए। अब हम लिखते हैं ड्यू टू सिमेट्री the electric field must have a radial direction and same magnitude at all the points on the spherical Gaussian surface। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बिकॉज ऑफ सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव रेडियल डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तीनों ही क्वेश्चन के लिए ट्रू। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, E1 E2 E3 नहीं होगा। यहाँ भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस ब्लू स्फीयर पे रेडियल होगी, यहाँ ई तो यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी हर जगह ई मैग्नीट्यूड वाली होगी। तो इन तीनों ही क्वेश्चन में स्फेरिकल सिमेट्री है, मीन्स एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर
हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम पाते हैं, डायरेक्शन भी एक जैसा है, मीन्स रेडियल डायरेक्शन है। अब let us assume that value of electric field on the surface of this blue sphere or this blue sphere or this blue sphere is E, that is unknown. We have to calculate electric field. क्वेश्चन में एक आ गया, पॉइंट 4 से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो, इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो, इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो। सो वी आर assuming that this E is unknown. Now assuming that electric field E is not known, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये बात मैंने गेस कर ली है, कॉमन सेंस से समझ लिया है, ऐसा मान के क्या आप इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख पाएंगे, या इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख पाएंगे, या इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख पाएंगे? आंसर है हाँ। फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस flux of the electric field through the Gaussian surface will be E dot ds integration over the closed surface, ऐसा लिखेंगे। और हम ये जानते हैं, इसकी वैल्यू हम लिखना जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, कोई भी तीनों डायग्राम में से किसी भी सिचुएशन को लें, जैसे इसी को लें, इस नीले स्फीयर पे एक एरिया वेक्टर लेंगे, तो एरिया वेक्टर किधर है? रेडियली आउटवर्ड। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? रेडियली आउटवर्ड। यहाँ भी एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर किधर है? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? रेडियली आउटवर्ड। तो ई डॉट डी एस हर जगह पे, हर लोकेशन पे ई डॉट डी एस क्या होगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री, बिकॉज फील्ड इज रेडियल एवरीवेयर। दैट मीन्स फील्ड हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। सो इट इज ई डी एस कॉस 0 डिग्री एट ऑल लोकेशंस। E ds cos 0 degree at all locations. E ds cos 0 degree, E ds cos 0 degree everywhere. In this diagram also, everywhere it is same. Area vector is in the direction of electric field. Area vector is in the direction of electric field. So E ds cos 0 degree, E ds cos 0 degree, E ds cos 0 degree everywhere. In all the three diagrams, we have similar symmetry. तो जब हम समेशन करेंगे तो प्लीज ध्यान दीजिए, cos 0 डिग्री एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे गए तो क्या 0 डिग्री बदल के 10 डिग्री हो गया? नहीं, हर जगह 0 डिग्री है, वो मतलब कांस्टेंट है। cos 0 डिग्री 1 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर है। E फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये भी इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट है, इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। तो समेशन ऑफ ds क्या हुआ? ऐसे छोटे छोटे हर लाल लाल पैच के एरिया का सम क्या हुआ? आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फीयर का सरफेस एरिया। ये तो हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि याद करना है, फिर से कह रहा हूँ याद करना है। एक स्फेरिकल सरफेस है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है और मैग्नीट्यूड ई है, तो स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा हमें याद कर लेना चाहिए। तो इन तीनों ही केस में स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस, फील्ड हर जगह रेडियल है। इस अंदर के डायग्राम को मत देखिए, सिर्फ ब्लू वाले स्फीयर को देखिए, सिर्फ ब्लू स्फीयर को देखिए। ब्लू स्फीयर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, रेडियली आउटवर्ड। एक स्फीयर है, उसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस ब्लू स्फीयर के थ्रू फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसके अंदर क्या है, प्लीज इसको देख के डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ये तीनों ब्लू स्फीयर एक जैसे हैं और तीनों के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही है, तो तीनों ही केस में ब्लू स्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? E into 4 pi r square. Now, applying Gauss law, अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक गॉस लॉ अप्लाई नहीं किया, अभी तक क्या किया? ये ब्लू स्फीयर का हर पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में। यहाँ फील्ड ही तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और रेडियल होगा, इतना समझा। मान लिया, इसको नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ ब्लू स्फीयर को देख रहा हूँ। मान लिया कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही, तो इस नीले स्फीयर पे फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ई डी एस cos 0 डिग्री का समेशन, दैट मीन्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
अब इस ब्लू सरफेस के थ्रू, इस ब्लू सरफेस के थ्रू, इस ब्लू सरफेस के थ्रू मुझे फ्लक्स पता है E इंटू 4πr², राइट। और गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0 के बराबर। ध्यान देना, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है Q। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है जो फुटबॉल पे रखा है Q। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, आंसर है Q। तो तीनों ही केस में जो फ्लक्स आया वो E इंटू 4πr² आया, एंड इट कैन बी रिटन एज Q/ε0 बिकॉज तीनों ही केस में जो ब्लू गॉसियन सरफेस है इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की क्वांटिटी तो Q है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 Q/r²। तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है। एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड K Q/r², 1/4πε0 Q/r²। एक फुटबॉल यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r डिस्टेंस पे लिखना है, फील्ड सेम फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। एक सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड बाहर के किसी पॉइंट पे लिखना है, सेम थिंग 1/4πε0 Q/r²। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है, और तीनों ही क्वेश्चन का डेरिवेशन यही स्टेप्स लिखना है आपको। तीनों ही क्वेश्चन में एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर सिमेट्री। सो आई थिंक I have made myself clear and you have understood what I am trying to tell you. I'll take up two more questions based on spherical symmetry. I will take up two more questions based on spherical symmetry. That means we will consider charge distribution where a spherical symmetry exists and Gauss law can be applied over a spherical Gaussian surface. Question 4 is, there is a uniformly charged spherical shell of radius r. Find electric field at a point inside the shell. जी हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, ये एक फिर से फुटबॉल है, फुटबॉल के स्किन पे चार्ज है, हॉलो स्फीयर शेल, इसके स्किन पे चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, चार्ज की वैल्यू Q है और रेडियस R है। हमें इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड लिखना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पता किया था, इस फुटबॉल के बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड लिखना सीखा था। अभी हमसे कहा जा रहा है नहीं, आप अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड लिखिए। मेरे स्टेप्स नहीं बदलेंगे, मैं अभी भी वैसे ही लिखूंगा। मैं अभी भी लिखूंगा कि कंसेंट्रिक टू दिस फुटबॉल एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कीजिए, विच इज वंस अगेन ए स्फीयर। ये जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है स्फीयर, दिस इज कंसेंट्रिक टू द गिवन स्फीयर and we will consider it as our Gaussian surface. This blue colored sphere is our Gaussian surface. This is Gaussian surface. This is Gaussian surface. और इसका रेडियस है स्मॉल r। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना है, इस ब्लू गॉसियन सरफेस के सरफेस पे, मतलब यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इट कंटेन्स अ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ Q, इट्स रेडियस इज कैपिटल R। आई हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट, अ पॉइंट
which is at a distance small r from the center. Small r is less than capital R. For doing the problem, what I have done, taking the center of the sphere as my center, I have drawn one another sphere. This is an imaginary sphere on which we will apply Gauss law. This is our Gaussian surface. Once again, I will write similar things. I will say that consider a spherical Gaussian surface as shown. Same step. Due to symmetry, the electric field must have radial direction and same magnitude at all points on the spherical Gaussian surface. हाँ बिल्कुल ठीक. इस spherical Gaussian surface पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो तुम मान जाओगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश होगा. क्यों होगा? ये फुटबॉल पे जैसा चार्ज है, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट सब सिमेट्रिकल लोकेशन पे है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ भी E होगा. इस नीले वाले स्फीयर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा. कहीं पे E1 और कहीं पे E2 क्यों होगा भाई? ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या फ़र्क है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में? कोई फर्क नहीं, आइडेंटिकल लोकेशन. हाँ, अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूँ और फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूँ तो एक बार मन में डाउट आ सकता है कि यहाँ और यहाँ ये दोनों लोकेशन आइडेंटिकल नहीं है, फील्ड अलग अलग होनी चाहिए. लेकिन इस स्फीयर के सेंटर को सेंटर मान के मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, तो ये सारे ब्लू पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो सेम मैग्नीट्यूड वाला होगा. एंड वंस अगेन सिमेट्री आर्गूमेंट से हम कहेंगे कि इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी एक जैसा होगा, ऑब्वियसली रेडियल होगा. तो पहला पॉइंट मैं यही लिखूंगा, दूसरा पॉइंट भी मैं यही लिखूंगा, और तीसरा पॉइंट इस ब्लू सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E मान लिया. अब मैं इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ. देखो, मैंने मन में ऐसा सोच रहा हूँ कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ब्लू सरफेस, उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है. तो स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E रेडियल डायरेक्शन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, E ds cos 0 डिग्री E इंटू 4πr². बिल्कुल सेम स्टेप. ये स्टेप वही है, ये स्टेप वही है, ये स्टेप भी वही है, कोई फर्क. मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैंने मान लिया E. तो इस सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स क्या होगा? E इंटू 4πr². हम कई बार कर चुके. स्फेरिकल सरफेस, हर जगह सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E रेडियल डायरेक्शन में, तो फ्लक्स होगा E इंटू 4πr². बिल्कुल यहाँ तक तो सेम स्टेप. नाउ वी विल अप्लाई गॉस लॉ. अभी भी वही चीज लिख रहा हूँ मैं, सेम स्टेप. फ्लक्स इज E इंटू 4πr², एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स will be equal to Q by epsilon 0, where Q is charge inside that blue surface. So how much charge is there inside this blue surface? Can you see any charge inside the blue surface? No, there is no charge inside the blue surface. Charge तो यहाँ है. इस नीले spherical surface के अंदर कोई charge है क्या? Answer है नहीं. So what do we write? Gauss law says that flux should be equal to Q by epsilon 0, where Q is the total enclosed charge. तो ये स्टेप थोड़ा मेरा बदल गया. क्या बदला? Q की जगह पे हमें 0 लिखना पड़ा, क्योंकि मेरा जो गॉसियन सरफेस है, नीला सरफेस, उसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है. Therefore we can write E is equal to 0. और हमने लिख दिया E की वैल्यू 0 है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्फेरिकल फुटबॉल मीन्स हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, इस चार्ज की वजह से अंदर के सभी पॉइंट पे फील्ड 0 होता है. देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन R 1 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर. एज लॉन्ग एज वी सेलेक्ट ए पॉइंट विच इज इनसाइड दिस स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. दिस ग्रेट रिजल्ट आई वुड से, जो कॉमन सेंस से ऐसे देख के शायद अपील ना करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. लेकिन जब हम इसके बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिराइव किया. आई विल समराइज दीज रिजल्ट्स एट द एंड, पर आई होप कि आपने ये क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन समझ लिया. ये क्वेश्चन 4 है और ये उसका सोल्यूशन. Now let us do one more question on spherical symmetry. Let me remind you once again
ये सारे आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाने वाले डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 सब के सब स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो आपको याद करने हैं और ये रिजल्ट भी याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि देयर इज ए uniformly charged spherical volume of radius r. Total charge is q. Find electric field at a distance small r from the center where small r is less than capital R. राइट देखो क्वेश्चन में ये कहा गया एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम है। इस पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। ठीक है, पूरे स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड। इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। मुझे इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। इस स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस, मैं फिर से एक बार स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। ये ब्लू कलर का स्फीयर जो मैंने बनाया है ये गॉसियन सरफेस है। हमें इस गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज रेडियस, उससे छोटे डिस्टेंस पे, मतलब स्फीयर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। फर्स्ट स्टेप, कंसिडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन। ये जो ब्लू स्फीयर मैंने दिखाया है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसेंट्रिक टू गिवन स्फीयर। ये स्टेप 1 अभी भी ऐसा ही रहेगा। अगेन द सेकेंड स्टेप which is symmetry argument remains same. Due to symmetry, the electric field must have radial direction at all points on this sphere and it must have same magnitude everywhere. इस नीले रंग के गॉसियन सरफेस के ऊपर, इस नीले रंग के गॉसियन सरफेस के ऊपर हर जगह, यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक ही होगा और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगी। क्यों? सिमेट्री। मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। क्यों यहाँ फील्ड यहाँ से ज़्यादा होगा? क्यों? कोई कारण है? नहीं। क्यों मान लूँ मैं कि यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन रेडियल होगा? कोई कारण है? इन दो पॉइंट में कोई भी आदमी फर्क कर सकता है? आंसर है नहीं। तो फिर इन सभी पॉइंट्स पे, ब्लू स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन एक जैसा होगा। एक जैसा डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन। सो ये सभी पॉइंट्स जो ब्लू सरफेस के ऊपर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने वहाँ पे ई मान लिया और डायरेक्शन को रेडियल मान लिया। ये पॉइंट पांचों क्वेश्चन में सेम, ये पॉइंट पांचों क्वेश्चन में सेम, ये पॉइंट पांचों क्वेश्चन में सेम।
अब हम क्या करेंगे, इस ब्लू सरफेस के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट करें। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैंने मान लिया ई, ठीक है। तो अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ छोटा सा एरिया लिया, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ऐसे इस ब्लू सरफेस पे छोटे 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 जितने पैच बने सब जगह ई डी एस कॉस 0 डिग्री लिख के जोड़ना शुरू किया। तो ई का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब हुआ इन सभी छोटे 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 एरिया का सम। तो एक स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो समेशन डी एस मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो ये ब्लू गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, जहाँ ई हमारी अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करने जाएंगे, अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करने जाएंगे तो गॉस लॉ कहता है कि ब्लू सरफेस के थ्रू फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस ब्लू वाले स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज है कितना। तो ये स्टेप बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप है, डिफरेंट है। हमें ये पता लगाना है कि इस ब्लू स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसके बाद ही हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो सारे स्टेप्स यहाँ तक फिर से सेम है, नथिंग डिफरेंट, ये स्टेप सबके सब सेम है। और गॉस लॉ अप्लाई करने के पहले मुझे इस ब्लू स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो मैं कैलकुलेट करता हूँ। चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, राइट गॉसियन सरफेस, ऑफ कोर्स इट इज स्फेरिकल इन शेप। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है हम ये निकालेंगे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज डेंसिटी, जिसको हम यूजुअली रो लिखते हैं, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। ये सवाल सबसे पहले ऐसे समझो कि मोटा मोटी सवाल ऐसा है कि ये एक स्फीयर है, इसका मास है 5 kg, ऐसा सवाल है। इस स्फीयर का मास है 5 kg, इसके अंदर एक छोटा स्फीयर इमेजिन करो, इस स्फीयर का मास क्या होगा, ऐसा सवाल है। कैसे बनाते? तुम सबसे पहले सोचते कि इस स्फीयर का डेंसिटी कितना होगा, मतलब ये जिस मटेरियल का बना है उसकी डेंसिटी क्या है। तो उसकी डेंसिटी होती मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हमारे इस पूरे मान लो ये लकड़ी का स्फीयर है, तो लकड़ी की डेंसिटी क्या है, m kg का मास है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। अब कोई आपसे पूछे कि इतने लकड़ी का मास बताओ, तो कैसे निकालेंगे? इस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी सोचना है, सिर्फ मास की जगह पे चार्ज है, मास की जगह पे चार्ज है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी लेटर से क्यू है, पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी क्यू है, और पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ऐसा Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज Q है पूरे वॉल्यूम में, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर क्यूब। पूरे 3 डायमेंशन में चार्ज स्प्रेड है, और ऐसी सिचुएशन में चार्ज कितना घना है ये बताने के लिए एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर, ये मैं सिंपली लिख रहा हूं Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड मतलब चार्ज इनसाइड आवर गॉसियन स्फीयर। चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन स्फीयर विल बी, ये ब्लू स्फीयर का वॉल्यूम, ब्लू स्फीयर का वॉल्यूम इनटू रो, रो इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर मीटर क्यूब वॉल्यूम।
तो हमारे इस ब्लू स्फीयर का जो वॉल्यूम है 4/3πr3, उससे रो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज द चार्ज लाइंग इनसाइड दिस ब्लू स्फीयर. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4/3πr3 into rho. Rho is q by 4/3πr3. So this becomes qr³ by r³. ठीक है, तो इस ब्लू स्फीयर के अंदर क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट इज देयर विल बी इक्वल टू qr³ by r³. मोटा मोटी अगर देखें तो आप इस रिजल्ट को बिल्कुल चुटकियों में 5 सेकंड में गेस कर सकते थे. Quantity of charge will be proportional to volume, which is proportional to r³. So quantity of charge is proportional to r³. तो इस ब्लू स्फीयर के अंदर चार्ज q enclosed, it is proportional to r³. टोटल चार्ज q, it is proportional to r³, कैपिटल r³. इन दोनों का रेशियो ले लेंगे दिस बाय दिस, तो ये ऐसा हो जाएगा. So q enclosed will be q times r³ by r³. It's simple. So total charge lying inside this blue sphere is given by qr³ by r³. Now we will apply Gauss law. पिछले 4 क्वेश्चन में और इस 5th क्वेश्चन में एक ही फर्क है. पिछले 4 क्वेश्चंस में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना था वो ऐसे दिखाई दे रहा था. इस क्वेश्चन में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो एक स्टेप कैलकुलेशन करने से तब दिखाई दे रहा है कि पूरे सॉलिड स्फीयर में चार्ज q है, वॉल्यूम 4/3π कैपिटल r³ है. तो बताओ ब्लू स्फीयर में चार्ज कितना है. तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, चार्ज डेंसिटी, उससे ब्लू स्फीयर के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, तो ब्लू स्फीयर के अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिल गई. अब गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं ब्लू स्फीयर के लिए. इस ब्लू स्फीयर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को E माना, ऐसा मानकर फ्लक्स निकाला तो E × 4πr² आया फ्लक्स. गॉस लॉ कहता है कि ये फ्लक्स q enclosed by ε0 के बराबर होता है. ये एनक्लोज चार्ज है ब्लू स्फीयर के अंदर. ब्लू स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय ε0. Therefore we get the value of electric field as (1 by 4π ε0 q r by r³. बल्कि इसको ऐसा लिख देते हैं q by r³ इंटू r. ये 4π ε0 r² r³, तो r² कैंसिल, एक r बचा, कैपिटल r³ रह गया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r from the center of the sphere, when you are inside that sphere, small r is less than capital R, that electric field is given by this expression. इन पांचों ही क्वेश्चंस में एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर सिमेट्री थी. इस बात का मीनिंग ये है कि अगर हम अपना गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं, मान लो किसी ने गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया और बोलेगा गॉस लॉ ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है. इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स q by ε0 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है. q स्टैंड्स फॉर टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस. लेकिन ऐसा सरफेस लेने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ भी E नहीं बोल पाएंगे. ये पॉइंट का लोकेशन और ये पॉइंट का लोकेशन बिल्कुल अलग अलग है. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ E2, यहाँ E3, यहाँ E4, यहाँ E5, यहाँ E6, यहाँ E7 हो गया. तो अगर इस सरफेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अलग अलग हो गए तो इक्वेशन तो एक ही है गॉस लॉ. फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें. या अगर यहाँ स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होती, ऐसा होता कि इस स्फीयर में इस तरफ ज़्यादा घना चार्ज है, उधर कम, तो फिर हम नहीं बोल पाते कि मेरे ब्लू सरफेस के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा. और जब हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे, यहाँ E1 और यहाँ E2 बोलेंगे, तो फिर से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो गॉस लॉ अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए जस्ट बिकॉज इन पांचों क्वेश्चंस में एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर सिमेट्री थी. अगर ये सिमेट्री ना हो तो हम गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे.
राइट। इन रिजल्ट्स को हम अब जरा समराइज करेंगे। तो हमने अभी स्फेरिकल सिमेट्री के ऊपर जो क्वेश्चंस किए उसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और एक यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम को कंसिडर किया। इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स को एक बार हम समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हमने ये पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को मिला दें तो हमने ये पढ़ा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। सो electric field is zero at all inside points. So we can say that electric field at all inside points is zero for a uniformly charged spherical shell. Outside points के लिए at a distance r from the cell, the electric field is radial and it is given by 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. That means k q by r square. जैसे ही आप एक स्फेरिकल शेल के बाहर आ गए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर आ गए, तो अब बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए आप मन में ऐसा सोच सकते हो जैसे ये स्फेरिकल शेल नहीं है, रादर ये एक पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पे रखा हुआ है। अगर एक पॉइंट चार्ज q शेल पे जो चार्ज है वो चार्ज अगर यहाँ सेंटर पे रखा होता तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? आंसर है यही होती। अगर ये शेल नहीं होता, इसकी जगह पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा होता तो इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती जो इस शेल की वजह से। सो वी कैन से दैट फॉर ऑल आउटसाइड पॉइंट्स दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। अंदर के सभी पॉइंट्स के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड लिखना है तो आप इस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल को रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज से जो इसके सेंटर पे रखा है। सो फॉर ऑल आउटसाइड पॉइंट्स द चार्ज शेल बिहेव्स like a point charge kept at its center. ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को r के साथ प्लॉट कीजिए। इसका मतलब r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल। r जीरो मतलब आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये बताइए, यहाँ आ गए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताइए, यहाँ आ गए तो कितना है बताइए, यहाँ आ गए तो कितना है बताइए, यहाँ आ गए तो कितना है। तो r जीरो से इंफिनिटी तक जब चेंज होता है तो हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, इसका एक ग्राफिकल प्लॉट बनाना है। आप खुद से सोच के बना सकते हैं और बनाने के बाद आप वीडियो को आगे रिज्यूम करके देखिए मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ। 0 से r तक जब स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, 0 से कैपिटल R तक यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो दिस रेड लाइन इज द ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और जैसे ही आप बाहर निकले, जैसे ही आप जस्ट सरफेस पे आए, यहाँ आए, this cell starts behaving like a point charge placed here. So in fact we can write that on the surface of the cell
द फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। सरफेस का मतलब होता है आपके बॉडी का सरफेस, मतलब जस्ट स्किन आउटसाइड। तो सरफेस मतलब जस्ट इसके बाहर, यहाँ पे उसके स्किन पे जब आप हैं, तो दिस चार्ज विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा? आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। तो इनसाइड पॉइंट 0 to r फील्ड इज 0। सडनली फील्ड जो है सरफेस पे आते ही KQ बाय आर स्क्वायर हो गया, फील्ड की वैल्यू हो गई KQ बाय आर स्क्वायर। और इसके बाद जैसे आप यहाँ से आगे बढ़े, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के साथ लगातार घटती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। r बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली घटती चली जाएगी। सो बहुत तेजी से घटती जाएगी और बहुत दूर जाने पे व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो टू 0। मोटी बात, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर, एंड वंस यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स ऑफ एज इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r। So E is proportional to 1 by r square. When r tends to infinity, electric field goes to 0. Similarly, let us summarize the results that we deduced for spherical volume of uniform charge. So, field due to a uniformly charged spherical volume, field due to a uniformly charged spherical volume। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयरिकल वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, टोटल चार्ज की क्वांटिटी है Q और रेडियस है R। हमने जो डेरिवेशन किया क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें ये सीखा कि फॉर एन इनसाइड पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, इनसाइड पॉइंट को ऐसे लिख देता हूं, r इज लेस देन r, राइट। सो फॉर एन इनसाइड पॉइंट r less than small r less than capital R, the electric field is given by 1/4 pi epsilon 0 Q by R cube into R. Please note that this quantity is a constant. Total charge on the sphere is fixed. The radius of the sphere capital R is fixed. So this is a constant. The only thing that varies when you move out from the center. सेंटर से जब आप बाहर की तरफ चलते हैं तो जो चीज़ बदल रही है, the only thing that varies is small r. This whole thing remains constant. So in a very simple manner we can say that electric field inside this uniformly charged spherical volume is proportional to distance r from the center. Electric field inside this spherical volume of charge is proportional to distance r from the center. And electric field is given by KQ by R cube into small r for inside points. When you are on the surface, okay, surface means small r becomes equal to capital R. In that case, you get 1/4 pi epsilon 0 Q by R square, right? Outside point, that means small r greater than capital R. जब आप इस स्फीयर के बाहर निकल आते हो यहाँ पे, तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में that electric field is given by 1/4 pi epsilon 0 Q by R square. It means जैसे ही इस बॉल के बाहर यहाँ आ गया, स्फीयर के बाहर निकला है, तो फिर से ये बॉल
एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, विच इज केप्ट एट द सेंटर। क्योंकि यहाँ पे अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू होता है, बॉल नहीं है, मिटा दो, देयर इज नो स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ चार्ज, रब इट ऑफ, सिंपली एक पॉइंट चार्ज क्यू है। इससे आर डिस्टेंस पे तुम फील्ड क्या लिखते, 1/4πε0 Q/r²। सो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड चार्ज स्फीयर हो, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो बाहर के पॉइंट पे फील्ड लिखने के लिए हम इस स्फेरिकल चार्ज को हमेशा सेंटर पे रखा हुआ एक चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स the spherical charge, the uniform spherical charge behaves like a point charge kept at its center. Right? It behaves like a point charge kept at its center. चलिए, जैसा ग्राफ आपने एक हॉलो स्फीयर के केस के लिए बनाया था, वैसा ही ग्राफ आप एक सॉलिड स्फीयर के लिए भी बनाइए। फिर से आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, टेक इट एज ए क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ आपको प्लॉट करना है। स्मॉल आर इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, खुद से बना के देखिए। नेचुरली ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, गलत बनाया मैंने, वेरी सॉरी। ये डॉटेड लाइन, ये ग्राफ नहीं है, जस्ट इसको मार्क करने के लिए है। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ग्राफ ऐसा ही होगा जैसा यहाँ है। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर खड़े हैं तो दिस होल स्फेरिकल चार्ज बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, KQ/r², E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसा ग्राफ यहाँ दिख रहा है वैसा ही ग्राफ यहाँ होगा, नो डिफरेंस। जब हम स्फीयर के अंदर हैं तो हॉलो स्फीयर के लिए हमने देखा था फील्ड हर जगह जीरो है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कांस्टेंट इनटू आर। जब हम सेंटर पे हैं, बिल्कुल जब स्मॉल आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ लीनियरली ग्रो करता है। लीनियर ग्रोथ मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फैशन में ग्रो करता है। सेंटर पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ज़ीरो है, सरफेस पे KQ/r² है। जब यहाँ पहुँच गए सरफेस पे तो KQ/r² यहाँ जीरो है, जीरो से KQ/r² की तरफ ये लीनियरली ग्रो करता है, एक स्ट्रेट लाइन फैशन में ग्रो करता है। E इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होता है। उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकले तो ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करने लगता है, मानो सेंटर पे रखा एक पॉइंट चार्ज हो, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता जाता है। बहुत लंबे डिस्टेंस पे, बहुत बड़े डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। एक और फाइनल पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा बोलूं कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम है, रेडियस आर, एंड डेंसिटी ऑफ चार्ज इज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब इज रो। ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ इस पॉइंट पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी क्वेश्चंस में रेडियल है। जहाँ जहाँ स्फेरिकल सिमेट्री हमने देखी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियल है ऐसा आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ऐसा हमसे पूछा गया है। यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, कुछ नहीं। हमें पता है कि एक इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। टोटल चार्ज को आपको रो के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे
टोटल चार्ज इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस क्यू की जगह पे अगर आप 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए एट इनसाइड पॉइंट ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है और मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्यू की जगह पे ये लिखिए। ऐसा लिखने से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चेक कर लीजिए मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, इट इज़ नथिंग डिफरेंट। और याद रखना और भी आसान है, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 आर के बराबर होती है। ये फील्ड रेडियल होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। ये टोटल चार्ज क्यू के टर्म्स में है, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। एक और रिमार्क ये कि इन सभी क्वेश्चंस में अगर चार्ज निगेटिव हो, अगर ये चार्ज निगेटिव हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये डायरेक्शन जरूर उल्टा हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है लेकिन इसमें पॉजिटिव की बजाय निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लिप but its magnitude will still be given by the formulae that we have learnt, right? So with this we end our discussion on spherical symmetry. That means cases where Gauss law is useful for calculation of electric field. I have illustrated many cases where we had spherical symmetry and Gauss law really proved to be useful in calculation of electric field. There are two other kinds of symmetry, the cylindrical symmetry and planar symmetry, in which case also Gauss law is very useful for calculation of electric field. We will take up those cases in our next class. So सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेनर सिमेट्री के ऊपर के केस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बुक से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप खुद से भी बुक से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। तो एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।